हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ सपना शर्मा। मैं आपको पढ़ाऊँगी आज 9th क्लास का चैप्टर साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये आपकी बुक्स बिहाइव से है। इस पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का। इसमें बताया है एल्विन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एक लड़की का नाम है एल्विन ग्लेनी। ये सुन सकती थी साउंड को, स्वर धुन को, बिना इसको सुनाई दिए। ये भी कितनी एक आश्चर्यचकित बात है। इसमें इसका इंट्रो इस तरीके से दिया गया है कि गॉड क्या करता है कि आपकी सारी शक्तियाँ अगर ले लेता है तो आपको कुछ एक शक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे जा सकता है जो दुनिया से आपको अलग दिखाई देती है। जैसे कि इसमें बताया गया कि लड़की जो सुन नहीं पाती थी, गॉड ने उसकी सुनने की पावर को ले लिया था, लेकिन उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी थी जिसके द्वारा वो फील कर बाहर की चीज़ों को भी इतना ज़्यादा अंदर सुन पाती थी जो हम में से कोई नहीं कर सकता। और इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकती थी जो हम नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग कि उसने अपनी फिज़िकल डिसेबिलिटी, मतलब जो फिज़िकली आपका एक अंग अयोग्य है कोई काम करने के, उसके बावजूद उसने अपनी लाइफ की एक सक्सेस स्टोरी को बताया है। इस कहानी का मोरल ये कहता है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग देन डेफिनेटली यू विल गेट देयर। मतलब अगर आप कड़ी मेहनत करते हो और आपको पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो तो आपको भगवान सफलता ज़रूर देते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि एक ट्रेन आ रही होती है, पोजीशन लेती है अंडर अ प्लेटफॉर्म। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की जो 17 ईयर्स की से छोटी है, बहुत नर्वस दिखाई देती है। उसको ऐसा महसूस होता है, उसको वाइब्रेशंस फील होते हैं उसकी बॉडी में कि वहाँ से कोई ट्रेन उसकी तरफ आती दिखाई दे रही है। वो बहुत नर्वस है क्योंकि ये था उसकी लाइफ का एक बहुत प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, मतलब एक ऐसा दिन था जहाँ पे वो एक रॉयल एकेडमी जो म्यूज़िक की है लंदन में है, वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट सा होने वाला था, कंपटीशन टाइप का, जहाँ पे टीनेजर्स स्कॉटिश फार्म से पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये एक बहुत डरा हुआ टाइम था उसके लिए, लेकिन ये एक मतलब प्लेटफॉर्म भी था जो उसको लाइफ में आगे सफलता दे सकता था। एस्पायरिंग म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन बनने की चाह रखते हैं, वो वहाँ पर compete कर रहे थे। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनकी कंपैरिजन में जो लोग सुन सकते हैं, क्योंकि वो तो सुन भी नहीं सकती थी अच्छे से। चलिए अब चैप्टर आगे बढ़ता है। इसमें बताते हैं कि उसकी जो सुनने की पावर है वो भगवान ने बहुत पहले से ही उससे ले रखी थी, लेकिन उसकी माँ को काफ़ी टाइम बाद पता चला जब वो 8 साल की थी। वो एक पियानो को प्ले कर रही थी। सडनली उसकी माँ ने उसको बुलाया, एल्विन ऐसे करके उसका नाम पुकारा। उनने 3 बार उसका नाम लिया लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब उसे महसूस हुआ उन्हें कि कुछ गड़बड़ है। फिर वो टीचर्स और फ्रेंड्स से मिली उसकी, तो उन लोगों ने कंप्लेंट की। जब वो 11 ईयर्स की हो गई तब उनकी टीचर ने बताया, हेड मिस्ट्रेस ने, कि पेरेंट्स को बुलाओ, मुझसे मिलें। तो उसकी ममा उनसे गई, तब उनने बताया कि आपको इसको एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जिससे कि इसकी सुनने की पावर में कोई रिलीफ मिले। लेट्स कंटिन्यू। अब वो कहते हैं कि आप इसको एक डॉक्टर को दिखाओ। अब डॉक्टर जब ये देखता है तो वो ये पाता है कि वो टोटली उसकी हियरिंग पावर जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब उस मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी कि उसका कोई इलाज भी संभव नहीं था। उनने सलाह दी कि आप इसको एक ऐसे स्कूल में एडमिट कर दीजिए जहाँ पर सुनाई नहीं देने वाले बच्चे एडमिट रहते हैं, हो सकता है इसको कोई फ़ायदा मिले। ये सुनते ही उसकी माँ की आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एलिवी से क्या कहूँ। आगे स्टोरी ये बताती है कि मगर एलिवी ने अपना छोड़ा नहीं। इट मीन्स उसने हार नहीं मानी। उसने ये ठान ली कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, मैं एक स्पेशल लाइफ जीऊँगी और अपने इंटरेस्ट म्यूज़िक में ही आगे बढ़ूँगी। एक दिन क्या हुआ, एक लड़की जाइलोफोन प्ले कर रही थी। तुरंत उसने डिसाइड किया कि मैं भी इसे प्ले करना चाहती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने उसे निराश कर दिया, उसकी हिम्मत को तोड़ा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत मतलब जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं वो लोग कर सकते हैं जिनकी सुनने की, देखने की, करने की पावर बिल्कुल बराबर हो, पर तुम तो सुन नहीं सकती, तो तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जो एक रॉन फॉर्स ने कहा कि नहीं, मैं इसका टेस्ट लेता हूँ। उसने उसे एनकरेज किया और उसने 2 ड्रम्स को बजाया, एक हाई नोट्स पे, एक लो नोट्स पे। लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी ईयर से, पर उसने कहा कि मैं इन्हें फील कर सकती हूँ एक अलग तरीके से। मेरी बॉडी में एक वाइब्रेशंस फील होते हैं, जो मेरी वेस्ट से ऊपर की तरफ जाता है तो ये हायर बीट ड्रम है, और जो मेरी वेस्ट से नीचे जाता है वो ये लोअर ड्रम है। फॉब्स ने एकदम से रिपीट की एक्सरसाइज दोबारा से करी और उसने ये पाया
कि लड़की सही कह रही है, उसके बॉडी के सेंसेशन जो होते हैं पार्ट्स में बॉडी के, वो फील करती है और उसके थ्रू वो बता पाती है कि मुझे कैसा म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। ये वो सुन के उसकी आंखें खुली, उसने कहा हाँ ठीक है, और उसने ये डिसाइड किया कि आगे तो आपकी डिटर्मिनेशन माने इच्छा शक्ति और कठिन मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितने आगे जाते हो। ठीक है, अब आगे कहानी बढ़ती है। उस दिन के बाद एलेविन ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा, वो अपनी जर्नी में आगे ही बढ़ती रही। अब बारी आई कि उसने आगे का सफ़र तय किया यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पे एक यूथ का ऑर्केस्ट्रा होता है। ऑर्केस्ट्रा इन द सेंस जहाँ पे सारे म्यूजिशियंस अपना अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, म्यूज़िक, तबला, गिटार एट्सेट्रा। अब वो 16 साल की हो गई थी। उसने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाने के लिए डिसाइड कर लिया। उसने ऑडिशन दिए रॉयल एकेडमी म्यूज़िक की, और वहाँ पे उसने हाईएस्ट मार्क्स हिस्ट्री में अचीव किए। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती चली गई, ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। सोलो इन द सेंस खुद का अकेला परफॉर्मेंस। अब उसके 3 इयर्स के कोर्स के दौरान उसने सबसे हाईएस्ट अवार्ड को अचीव किया। अब आगे क्या बताते हैं कि एलेविन ने ये सोच लिया था कि मुझे आगे ही आगे बढ़ना है, और इस अचीवमेंट से मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तो और मेहनत करनी है और जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ मैं ज़रूर पहुँचूँगी। और ये उसने पूरा साबित किया। वो राइट टू द टॉप पोजीशन पे पहुँची। पूरे थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट की जो मास्टरी होती है उसमें उसको इंटरनेशनल शेड्यूल के हिसाब से अवार्ड भी दिया गया। आगे ये बताते हैं कि उसने एक फंक्शन हो रहा था, वहाँ पे एक 2 आवर्स का एक डिस्कशन था, जिसने एक सिंगल वर्ड भी उसने वहाँ पे मिस नहीं किया। एक आदमी था जो बहुत ज़्यादा दाढ़ी वाला था, वो उसे परेशान कर रहा था और वो हंस रहा था उस पर। लेट्स कंटिन्यू। उसमें ये बताया है कि वो उसकी लिप्स को वॉच कर रहा था और उसके पूरे फेस को देख रहा था, स्पेशली आइज़ को, कि किस तरीके से फ्लॉलेसली वो स्कॉटिश लैंग्वेज में बोले जा रही है। उसने ये बताया एलेविन ने कि मेरी स्पीच बहुत क्लियर थी, क्योंकि मैं छोटी थी, जब से मेरे वर्ड्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे, मैं उन्हें सुन पाती थी, ऐसा महसूस करती थी कि मैं उन्हें सुन भी पा रही हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। अब उसने मैनेज किया कि मैं अपनी फ्रेंच में मास्टरी मैंने कर ली है और बेसिक जापानीज़ भी मुझे आती है। अब म्यूज़िक के लिए उसने एक्सप्लेन किया कि ये तो मेरी रग रग में बसा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी स्किन वाइब्रेट होती है, मेरे चीक बोन्स हिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सुन पाती थी उस टाइम पे। अब म्यूज़िक में उसने ये बताया कि मेरी म्यूज़िक तो मेरी रग रग में बसा हुआ, मेरी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में मुझे लगता है कि म्यूज़िक फैल रहा है। मेरी स्किन टिंगल्स करती है, टिंगल्स इन द सेंस मुझे स्लाइटली प्रिकिंग होती है, एक सेंसेशन होता है जिसे मैं महसूस करती हूँ। मेरे चीक बोन्स, मेरी गाल, मेरी हेयर, सब में मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ बज रहा है। व्हेन शी प्लेज, जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके फिंगर टिप्स पे अपने आप ही वो चालू हो जाते थे। बाय लीनिंग, जब वो ड्रम बजाती थी, सीखती थी, तो वो महसूस करती थी कि जैसे कुछ चीज़ फ्लो हो रही है उसकी बॉडी के अंदर। एक वुडन प्लेटफॉर्म पे जैसे कोई शूज़ उतार देती थी और फिर वो उस पर कुछ बजाने की कोशिश करती थी, तो वाइब्रेशंस उसके पैरों में फील होते थे। लेट्स कंटिन्यू। नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने बहुत से ऑडियंस को खुश कर दिया था। 1991 में उसने एक रॉयल फिलोहार्मिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिसिस्ट था, जो उसे अवार्ड मिला था उस साल। वो मास्टर हो गई थी इन चीज़ों में। पर जेम्स ब्लेड ने कहा था कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो उससे ले ली, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा दे दिया जिससे वो फील्स करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने ये बताया कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सब काम कर सकती है, दूसरे लोगों की अपेक्षा वो ज़्यादा म्यूज़िक को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है। यू कैन से एक्सप्रेस सो ब्यूटीफुल। उसने कन्फेस किया कि समथिंग ऑफ वो एक वर्कहॉलिक है, मतलब उसे काम को करने की बहुत लगन है। मतलब ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप, मतलब वो रुकना नहीं चाहती कभी अपने काम, वो काम करते ही रहना चाहती। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस की अपेक्षा वो ज़्यादा मेहनत करती है। उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। रेगुलर कंसर्ट्स की अलावा उसने कंसर्ट्स जेल में और हॉस्पिटल्स में भी दिए फ्री, और उसे हायर प्रायोरिटी 2 क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस से ज़्यादा उसे प्रायोरिटी मिलने लगी। एन रिशलिन ने बताया कि बेथेवन फंड के लिए उसने जो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते उनको खुश करने के लिए इंस्पिरेशन बनी वो उनकी, एक शाइनिंग स्टार जिसे बोलते हैं। और दे सी देयर इज़ नोवेयर दैट दे, उसने ये महसूस किया ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं पहुँच सकती। लास्ट पैराग्राफ कहानी का एंड में ये बताते हैं कि एल्विन लेनी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एकम्प्लिश थी दूसरे बच्चों की अपेक्षा जो उससे दुगनी एज के थे, जबकि पर उसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ थी।
उसने ऐसा परक्यूशन लाया ऑर्केस्ट्रा के सामने कि सब देखते रह गए। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उन लोगों को इंस्पिरेशन थी जो हैंडीकैप होते हैं। हैंडीकैप आप समझते ही हैं, जो बच्चे फिजिकली या तो देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते या लिख नहीं सकते, ऐसे बच्चे। पीपल जो ये देखते हैं उसे, वो उसकी प्रेरणा बनी। बच्चे ये कहते हैं अगर वो ये काम कर सकती है तो ये काम दुनिया में कोई भी कर सकता है। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस ऑफ पीपल, इन द सेंस उसने लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को, बड़ों को एक बहुत ज़्यादा खुशी दी है अपने गाने के द्वारा। ये कहानी लिखी गई थी देबोरा कौली के द्वारा। और हम अब नेक्स्ट कहानी के साथ मिलेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।